हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट जून 2023 के लिए यहाँ पे क्लासेस जो है चल रही हैं और हम दुर्खीम को पढ़ रहे हैं। तो आज हम दुर्खीम और मार्क्स के श्रम विभाजन की तुलना करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर था। तो आइए देखते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं। आइए देखते हैं। आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण घटना श्रम विभाजन के बारे में मार्क्स एवं दुर्खीम दोनों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, परंतु दोनों की अंतर्दृष्टि एवं दृष्टिकोण जो है भिन्न भिन्न रहा है। मार्क्स और दुर्खीम ने दोनों श्रम विभाजन को सामाजिक विभेदीकरण के रूप में देखते हैं और औद्योगिक श्रम के विभाजन के भेद के रूप में देखते हैं। मार्क्स जहां अपने विचार में अर्थव्यवस्था अर्थात औद्योगिक श्रम विभाजन के विश्लेषण के क्रम में प्रस्तुत करते हैं तथा श्रम विभाजन को पूंजीवादी समाज में हुए मशीनीकरण एवं उससे उत्पन्न विशेषीकरण का परिणाम माना है। तो मार्क्स जो है श्रम विभाजन को पूंजीवाद में कहा कि मशीनें जितनी बढ़ती गई हैं उतना ही विशेषीकरण होता गया और इसकी उत्पत्ति को निजी संपत्ति के अधिकार के साथ संबंधित करते हुए मार्क्स ने कहा है। तो इन्होंने निजी संपत्ति जो है कहा, इन्होंने कहा कि पूंजीवाद का सबसे बड़ा दोष जो है निजी संपत्ति है। कहा कि इतिहास के विकास के क्रम में श्रम विभाजन का आधुनिक रूप से पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में अतिरिक्त उत्पादन विकसित हुआ है। इन्होंने कहा कि श्रम विभाजन के कारण ही जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली थी उसमें अतिरिक्त उत्पादन विकसित हुआ है। अतिरिक्त उत्पादन मतलब बाजार के क्रय और विक्रय के लिए। वर्ग समाज में पूंजीपतियों के शोषण के हथियार के रूप में स्थापित हुआ है। तो अतिरिक्त उत्पादन को इन्होंने क्या कहा है कि यह जो है पूंजीपतियों का एक माध्यम बन जाता है सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए, या हथियार बन जाता है जिसके माध्यम से वह सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। अतिरिक्त मूल्य या अतिरिक्त उत्पादन की संख्या उसको मार्क्स देते हैं। वहीं मार्क्स के विपरीत दुर्खीम ने श्रम विभाजन को बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना है और दुर्खीम के अनुसार आरंभिक समाज में लोगों की संख्या एवं आवश्यकताएं सीमित एवं समान थी, फलतः श्रम विभाजन का अभाव था। दुर्खीम मानते हैं कि जो है कम जनसंख्या होने के कारण जो है प्रारंभिक समाज में जो है श्रम विभाजन का अभाव था। इन्होंने कहा जैसे जैसे जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि हुई, व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती गई, साधन सीमित थे, इसलिए जो है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पत्ति हुई। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच जो है सामंजस्य बैठाने के लिए जो है समाज का नैतिक दायित्व बना रहा कि सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, कि सभी की आवश्यकताएं पूर्ति हों। इस क्रम में समाज द्वारा विभिन्न कार्यों को करने हेतु श्रम विभाजन को प्रेरित किया है। इन्होंने कहा समाज का जो है नैतिक दायित्व बन जाता है कि समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूर्ति हो, जिसके लिए समाज ने कार्यों का विशेषीकरण कर दिया अर्थात श्रम विभाजन करने के लिए तैयार हुआ, या श्रम विभाजन उसका उपाय श्रम विभाजन के रूप में प्रस्तुत किया है, ऐसा दुर्खीम का मानना है। और जिसकी चरम अभिव्यक्ति औद्योगिक समाज में हुई, अर्थात यह औद्योगिक समाज में एक अपने अंतिम अवस्था में पहुंच गया। मार्क्स ने श्रम विभाजन को पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के उत्पादन के रूप में देखते हुए नकारात्मक परिणामों की व्याख्या की है और कहा है कि पूंजीवादी समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों पर पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली द्वारा थोपी गई एक व्यवस्था है। तो मार्क्स मानते हैं जो कि इन्होंने श्रम विभाजन की नकारात्मक व्याख्या करते हैं। इन्होंने कहा कि यह जो व्यवस्था है यह श्रमिकों के ऊपर जानबूझकर थोपी गई है और वहाँ मजदूरों से अतिरिक्त उत्पादन करवा के अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से शोषण कर लेता है। तो इन्होंने कहा जो पूंजीवादी होते हैं वह श्रमिकों को श्रम विभाजन के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन करते हैं और अतिरिक्त उत्पादन के माध्यम से ज़्यादा अतिरिक्त मूल्य अर्थात लाभ, अतिरिक्त मूल्य को सीधे सीधे लाभ कर के माध्यम से श्रमिकों का शोषण करते हैं।
जटिल श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण मजदूर किसी कार्य के एक भाग को यंत्रवत करते हुए न केवल कार्य अपितु मूलभूत मानवीय पक्षों से अलगावित हो जाता है। इन्होंने कहा कि जटिल कार्य को श्रम विभाजन के विशेषी के कारण व्यक्ति, जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक हो गया मोटरसाइकिल के किसी एक पार्ट को एक श्रमिक बना रहा है या उसके प्रति कार्य कर रहा है, तो वह उस कार्य को करते करते एकदम यंत्रवत हो जाता है और वह अपने मानवीय पक्ष अर्थात सामाजिक पक्ष से अलगावित हो जाता है। उसका जो क्षमता होती है अन्य कार्य करने की, वह क्षमता कम हो जाती है। वह केवल एक ही कार्य करने में पारंगत या स्किल हो जाता है, उसकी अदर क्षमताएं कम हो जाती हैं, ऐसा मार्क्स मानते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन समाज में असमानता, शोषण और अलगाव जैसे दुष्परिणामों को पैदा करता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मार्क्स का मानना है कि श्रम विभाजन समाज में असमानता, शोषण एवं अलगाव जैसे दुष्परिणाम पैदा करता है। आगे दुर्खीम ने श्रम विभाजन के परिणाम के संदर्भ में मार्क्स के विपरीत आधुनिक समाज में एकता लाने वाली शक्ति के रूप में देखा है। अर्थात इन्होंने श्रम विभाजन का सकारात्मक पक्षों की अधिक चर्चा की है। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक समाज में जहां श्रम विभाजन का अभाव था, सामूहिक चेतना द्वारा एकीकरण बना रहता था। इन्होंने कहा कि सामूहिक एकीकरण के माध्यम से यांत्रिक समाज में एकता बनी हुई रहती थी, लेकिन जैसे जैसे व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे व्यक्ति जो है समाजों में व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित कार्यों को यंत्रवत करता था। तो जो यांत्रिक समाज था वह समाज के द्वारा निर्धारित कार्यों को ही करता था, परंतु जैसे जैसे भौतिक जनसंख्या बढ़ती गई, नैतिक घनत्व बढ़ता गया, उसी के साथ साथ श्रम विभाजन का विकास हुआ। तो श्रम विभाजन का विकास हुआ और दुर्खीम ने श्रम विभाजन को, इन्होंने कहा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो समाज की जो सामूहिक चेतना थी प्रारंभिक समाज में वह कम हो गई, जिसके कारण नैतिकता का अभाव होने लगा, जिस कारण श्रम विभाजन एक को इन्होंने नैतिक घनत्व या नैतिक एकता के माध्यम से बांधे रखने वाला कारक माना समाज को। इन्होंने कहा नैतिक घनत्व में वृद्धि के साथ साथ श्रम विभाजन का विकास हुआ, व्यक्ति के व्यक्तित्व पृथक महत्व प्राप्त हुआ, अर्थात अलग से व्यक्ति को स्वायत्तता प्राप्त हुई। फलतः व्यक्ति के व्यक्तिवाद में वृद्धि हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि सामूहिक चेतना का प्रभाव कमजोर हुआ। इसके बाद समाज में एकता भंग नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि सामूहिक चेतना के कम होने के कारण भी जो है एकता कमजोर नहीं हुई। उसका केवल एक ही कारण इन्होंने माना, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, जो कि पारस्परिक एकीकरण एवं निर्भरता के अनुबंधों पर आधारित रहकर नए प्रकार के सहयोग को स्थापित करते हैं, जहां लोग मिलजुल कर सहयोग पर आधारित कार्य करने को विवश होते हैं। इस प्रकार दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन जो है समाज के सावयवी एकता के रूप में जोड़ते हैं या देखते हैं। तो दुर्खीम ने कहा है कि पारस्परिक निर्भरता और श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का एक अनुबंध हो जाता है, जिस कारण समाज की एकता बनी रहती है, जिसको इन्होंने सावयवी एकता नाम दिया है। आगे मार्क्स ने श्रम विभाजन के नकारात्मक घटना मानते हुए समाधान हेतु पूंजीवाद के उन्मूलन पे बल दिया। इन्होंने कहा पूंजीवाद को एकदम से खत्म कर देना चाहिए क्रांति के माध्यम से, वर्ग संघर्ष के माध्यम से, एवं कहा कि साम्यवादी क्रांति के बाद आने वाली साम्यवादी समाज निजी संपत्ति का अभाव होगा और जटिल श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जब क्रांति होगा, वर्ग संघर्ष होगा, तो साम्यवादी समाज आएगी जिसमें निजी संपत्ति का अभाव होगा, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण नहीं होगा, जिसको जो काम पसंद है वह अपना काम करेगा। इन्होंने कहा उसका फल होगा कि व्यक्ति असमानता, शोषण और अलगाव से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मार्क्स ने तत्कालीन समाज के संदर्भ में निराशावादी विचार को व्यक्त किया है। तो इनका जो श्रम विभाजन का सिद्धांत माना जाता है वह समाज के संदर्भ में निराशावादी विचार के रूप में देखा जाता है, जबकि दुर्खीम का जो श्रम विभाजन है वह नकारात्मक पक्षों के स्वरूपों का चर्चा करते हैं। उन्होंने सकारात्मक पक्षों की भी चर्चा की कि समाज में एकता लाने का कार्य करता है, इसके साथ साथ उन्होंने नकारात्मक पक्षों की भी चर्चा की है। इन्होंने नकारात्मक पक्षों को दो प्रकार में बांटा है, एक अप्रतिमानित श्रम विभाजन, दूसरा व्यवस्था मूलक
श्रम विभाजन। साथ ही इसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के उपाय के रूप में मजदूरी शिक्षा का प्रसार, तकनीकी कुशलता में वृद्धि और श्रम संघों की सशक्तिकरण प्रस्तावित करके श्रम विभाजन के नकारात्मक परिणामों से मुक्ति की बात करके भविष्य में श्रम विभाजन को सामाजिक एकता लाने वाली शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सकता है, ऐसा दुर्खीम मानते हैं। दुर्खीम का है कि जो है व्यक्ति को और से अधिक स्किल बना देना ताकि उसकी कार्यों में रुचि बनी रही। दूसरा, श्रमिक संघों का जो बनाना, जिससे कि श्रमिक और जो है मालिक के बीच सामंजस्य बना रहे। इनके माध्यम से जो है सामाजिक एकता लाने में श्रम विभाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, दुर्खीम का मानना है। दुर्खीम ने तत्कालिक समाज के बारे में आशावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है या आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इस तरह दोनों विद्वानों ने श्रम विभाजन की घटना को सामाजिक संदर्भ में देखने का प्रयास किया है, लेकिन दोनों विचारों में कुछ त्रुटियां एक तरफा झुकाव बना देता है। इसके बावजूद प्रारंभिक समाजशास्त्र के विकास के लिए दोनों के विचार महत्वपूर्ण रहे हैं। न केवल उत्तर फॉरवर्ड के विकास के बल्कि व्यावसायिक समाजशास्त्र के विकास में एल्टन मेयो, एवरेस्ट हक्स, हेराल्ड बिलेक्स्की के लिए महत्वपूर्ण अभिप्रेरक रहे। अर्थात इनको आदर्श मानकर ये लोगों ने अपना जो है अध्ययन व्यवहारिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में और उत्तर फॉरवर्ड के विकास के रूप में किया है। श्रम विभाजन के बाद, दुर्खीम के बाद क्या क्या श्रम विभाजन के विचार थे और किनके। तो श्रम विभाजन के संबंध में दुर्खीम का जो विचार था वह आधुनिक समाजशास्त्रियों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, एक आधार प्रदान करता है जिसका प्रयोग आधुनिक औद्योगिक समाज के विश्लेषण में किया जाता है। इस संदर्भ में निम्न अध्ययन महत्वपूर्ण है। एल्टन मेयो। दुर्खीम के श्रम विभाजन मुख्यतः असामान्य स्वरूपों के संदर्भ में मेयो ने उत्पादकता और भौतिक संबंधों तथा मानवीय संबंधों के बीच सकारात्मक संबंधों को देखा और बताया कि मनुष्य का व्यवहार कभी भी तार्किक रूप से संतुलित नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि जो उत्पादन है, उत्पादनता है और औद्योगिक संबंध और मानवीय संबंध के बीच सकारात्मक संबंध तो होते हैं, लेकिन मनुष्य पूर्णतया तार्किक नहीं होता, अर्थात इन दोनों में संतुलन नहीं होता है। आज बेहतर जीवन जीने के लिए ललक में मनुष्य अत्यंत प्रभावी होती है, अर्थात आज हर व्यक्ति बेहतर से बेहतर जीवन जीना चाहता है। फलतः वह औपचारिक संगठन या सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंध व्यक्ति की कार्य प्रवृत्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो उन्हें यह आशा रहती है कि वह अपने कार्य को अच्छे से करेंगे तो उनकी जो है सकारात्मकता होगी, अर्थात बढ़ेंगे। मेयो के अनुसार औद्योगिक व्यवहार का अध्ययन सामाजिक परिवेश में ही किया जा सकता है। मेयो मानते हैं कि अगर औद्योगिक व्यवहारों का अध्ययन करना है या श्रम विभाजन का अध्ययन करना है तो वह सामाजिक परिवेश में ही किया जा सकता है। मेयो ने दुर्खीम के विकासवादी प्रारूप यांत्रिक व सावयवी के स्वयं के दो विभिन्न अवधारणाओं को स्थापित तथा अनुकूल के संदर्भ में स्पष्ट किया है। तो दुर्खीम जैसे यांत्रिक और सावयवी की बात करते हैं, उसी तरह एल्टन मेयो ने स्थापित और अनुकूलन की बात की है। इन्होंने कहा कि आत्महत्या को स्थापित सामूहिकता के क्षय का एक उदाहरण मानते हैं। कहेंगे जहाँ स्थापितता कम होगी या सामूहिकता कम होगी वहाँ आत्महत्या जैसे कार्य होंगे। कहते हुए कि आधुनिक भागम भाग वाली सभ्यता सामाजिक जीवन के वैकल्पिक आधारों को प्रस्तुत करने में अक्षम सिद्ध हुई है। इन्होंने कहा जो आधुनिक भागम भाग है वाली सभ्यता है, सामाजिक, आज हर व्यक्ति अपने आप को अच्छे से अच्छी जीवन जीने की कल्पना करता है, उसमें वैकल्पिक आधार प्रस्तुत करने में जो है बहुत से अक्षम सिद्ध हुआ है। तो इसको इन्होंने जो है अनुकूलन के रूप में जो है इन्होंने कहा कि अक्षम हुआ है व्यक्ति। आगे हेराल्ड बिलस्की ने अपने अध्ययन में श्रम विभाजन व सामाजिक एकता के मध्य संबंधों की चर्चा करते हुए परिवर्तों की डिग्री का परीक्षण किया है।
जो कार्य स्थितियों व श्रमिक शक्तियों के अनुभवों के तत्वाधान में और द्वितीयक सामाजिक समूहों की सहभागिता एवं संगठन को प्रोत्साहित करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो अध्ययन किया है इन्होंने सामाजिक संगठन और श्रम शक्तियों के बीच की सहभागिता या प्रोत्साहन की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति को एक अच्छी बेहतरीन उच्च शिक्षा, प्रगतिशील उच्च रोजगार व अच्छी आय की स्थितियां प्रदान करें तो वह समुदाय के प्रत्येक नियम को भली भांति पालन करेगा। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी श्रमिक वर्ग या उसको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करें तो वह समुदाय के प्रत्येक नियम अर्थात उस व्यवस्था के सभी नियमों को भली भांति से पालन करेगा। उनकी यह उपकल्पना को स्पष्टतया प्रस्तुत करते हुए बिलस्की कहते हैं कि श्रम बाजार के अस्थायी अनुभव सामाजिक एकीकरण को बढ़ाते हैं, जो दुर्खीम के विचारों के परीक्षण के रूप में प्रस्तुत करता है अर्थात सत्यापित करता है। ये स्वीकार करते हैं कि व्यावसायिक कैरियर वाले व्यक्तियों के अपने मित्रों, पड़ोसियों, नातेदारियों प्रगाढ़ संबंध होते हैं। यद्यपि आगे वह यह भी कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार के समूह सहभागिताओं में सदैव सुदृढ़ता नहीं रहती है। इन्होंने यह स्वीकार किया कि जो व्यक्ति होते हैं वह अपने मित्र, पड़ोसियों, नातेदारियों से प्रगाढ़ संबंध होते हैं अर्थात वह अपने व्यावसायिक कैरियर में इतना लीन हो जाते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसियों से बहुत कम संबंध रखना पड़ता है अर्थात बहुत कम समय दे पाते हैं। और आगे कहते हैं कि सहभागिताएं सदैव सुदृढ़ता नहीं होती हैं अर्थात हर समय एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी आपके संबंधों में भी। आगे एवरट हग्स का कार्य जो है व्यवसाय व उद्यम के समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें इन्होंने दुर्खीम को दो बिंदुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इन्होंने दुर्खीम के दो बिंदुओं के रूप में चर्चा की है कि वह उससे प्रभावित थे। पहला, हितों के संदर्भ में होने वाले सतत कार्य अनुभव जो आगे चलकर आधुनिक नागरिक जीवन के केंद्रीय जीवन के अनुभव में बदल जाता है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि आधुनिक व्यवसाय के संचालन के तरीके व्यवसायों में नैतिक और सामाजिक विशेषताओं के आधार या तो कार्य करते हैं या नहीं। तो इन्होंने दुर्खीम के दो, एक तो कहा कि व्यक्ति आगे चलकर धीरे धीरे केंद्रीय जीवन अनुभव करने लगता है, केवल वह अपने आप को उसी कार्य से जोड़ लेता है जो कार्य करता रहता है। दूसरी, इन्होंने कहा कि व्यवसाय के संचालन के तरीके व्यवसाय की नैतिकता एवं सामाजिक विस्तार के आधार पर कार्य करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। अगला उनकी अवधारणा है आत्महत्या का सिद्धांत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है इनकी। तो आइए देखते हैं। दुर्खीम के समाजशास्त्री देन अर्थात में आत्महत्या का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक द सुसाइड में की है। जेटलिन के अनुसार दुर्खीम ने आत्महत्या का अध्ययन इसीलिए किया कि इसका संबंध समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग से था, जबकि अन्य दूसरे प्रकार के समस्याओं का संबंध मजदूर वर्ग संघर्ष आदि से था, जिसका अध्ययन कर दुर्खीम ने मार्क्सवादी विचारों की कोटि में आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो दुर्खीम है इन्होंने मध्यम वर्ग के समस्या के रूप में आत्महत्या को देखा, जिस कारण यह मार्क्स के मजदूर वर्ग और संघर्ष आदि जैसी अवधारणाओं के विचारधाराओं की श्रेणी में खड़े होते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि वह मार्क्सवादी विचारों की कोट में आ जाते हैं। मार्क्सवादी खेमे से अपने को अलग रखने के लिए दुर्खीम ने आत्महत्या जैसी समस्या को अपने अध्ययन के विषय के रूप में चुना और साथ ही उन्होंने यह सोचा कि इस प्रकार के अध्ययन से तात्कालिक समाज की बुराइयों और कुसमायोजन के संबंध में सुझाव के रूप में कुछ कारक मिल जाएं, जिसके आधार पर वह समाज में एक नैतिक बल पर चर्चा कर सकें। अर्थात इन्होंने कहा कि समाज में जो व्याप्त बुराई, कुसमायोजन अर्थात व्यक्तियों के बीच असमायोजन के कारण है, उसके कुछ कारक मिल जाएं, जिसके आधार पर उन्होंने सामाजिक नैतिकता बल के बारे में बताया है। वहीं इसके संदर्भ में रेमंड एरो कहते हैं
कि दुर्खिम ने अपने सिद्धांतों को इस सिद्धांत में दुर्खिम ने सबसे पहले आत्महत्या की परिभाषा थी। इन्होंने कहा जिस तरह अन्य सिद्धांत थे उसी प्रकार दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांत में पहले परिभाषा दी। दूसरे स्तर पर उन्होंने इससे संबंधित जो सभी सिद्धांत थे, इससे दुर्खिम से पहले जो भी आत्महत्या के सिद्धांत थे वो खास करके मनोविज्ञान से संबंधित थे, या विक्षिप्तपन ही उसका कारण माना जाता था आत्महत्या का। सिद्धांतों का खंडन किया। तृतीय स्तर पर आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा करते हुए सामान्य निष्कर्ष का प्रतिपादन किया है। आत्महत्या की घटना दुर्खिम ने सर्वप्रथम मृत्यु के उन समस्त घटनाओं को आत्महत्या के अंतर्गत शामिल किया जो स्वयं उस व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित हों और जो कि अपनी हत्या करता है उसके वांछित और अवांछित कार्यों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फल होता है तथा जिसका परिणाम भी व्यक्ति जानते हुए रहता है। तो दुर्खिम कहते हैं वे सभी प्रकार की हत्या आत्महत्या की श्रेणी में आएंगी जो किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ी हैं, जिनका स्पष्ट और अस्पष्ट कार्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कार्यों का प्रभाव देखा जाता है, जिसका परिणाम व्यक्ति को पता होगा कि वह व्यक्ति जानता है कि हमें ऐसा कृत्य करने पे हमारी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात व्यक्ति जानबूझकर अपनी हत्या करता हो, उसे उन्होंने आत्महत्या की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार दुर्खिम ने आत्महत्या की श्रेणी में मृत्यु से संबंधित उन सभी घटनाओं को शामिल किया जो समय स्वयं उस व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का परिणाम होता है। उन सभी को इन्होंने आत्महत्या की श्रेणी में शामिल किया जिसमें व्यक्ति स्वयं से सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से अपनी हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। दुर्खिम ने आत्महत्या को जो है संबंधित पहले के जो सभी अवधारणाएं थी उनका खंडन करके बताया कि आत्महत्या जो है एक सामाजिक तथ्य है। इससे पहले जो जीव वैज्ञानिक थे और चिकित्सक थे एवं मनोवैज्ञानिक थे उनका यह निष्कर्ष था कि बहुत से लोग मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन दुर्खिम ने इसे स्वीकार नहीं किया, अर्थात इन सभी के इस धारणा का खंडन करते हुए दुर्खिम ने कहा कि आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है बल्कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है क्योंकि इसके कारण समाज में ही उपस्थित होते हैं। इसका विश्लेषण भी सामाजिक तथ्य के आधार पर किया जाना चाहिए। दुर्खिम कहते हैं आत्महत्या कोई मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है और इसका जो कारण है वह भी सामाजिक तथ्य है जो इसी समाज में उपस्थित होता है। तो हमें उस सामाजिक तथ्य के आधार पर आत्महत्या का अध्ययन करना चाहिए। आगे दुर्खिम ने आत्महत्या का अध्ययन करने और इसके लिए एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए मोनोग्राफिक आंकड़ों का सहारा लिया, अर्थात सभी प्रकार के आंकड़ों का सहारा लिया। इन्होंने सैनिक जो असैनिक अर्थात सामान्य, विवाहित, अविवाहित, यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एवं स्वतंत्र विचारकों की आत्महत्या की तुलनात्मक अध्ययन कर, अर्थात इन्होंने सैनिक, असैनिक, विवाहित, यहूदी सभी प्रकार की आत्महत्याओं का डाटा इकट्ठा करके तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया उनके कारणों का। उसके बाद इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है जिसका मूल कारण समाज में ही होता है, अर्थात सामाजिक तथ्य है। तो उन्होंने जो है आत्महत्या के मूल कारणों को सामाजिक तथ्य अर्थात समाज में होने वाले कारक या घटनाओं को माना है। आगे इन्होंने अपने समाजशास्त्री दृष्टिकोण के आधार पर दुर्खिम ने कहा कि समूह कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसके प्रभाव से विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, अर्थात जिस समूह का व्यक्ति सदस्य होता है उसमें कुछ ऐसी नियम कानून होते हैं या से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है समूह कि व्यक्ति विवश होकर आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह कर लेता है पहले के समाजों के दौर में, तो उस व्यक्ति के साथ उस विशेष जाति या समाज वाले इस तरह का व्यवहार करते हैं
कि आगे चलकर लड़का और लड़की दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि समाज जो है उनकी आत्महत्या का जिम्मेदार जो है वह समाज है, वह समूह होगा। यदि स्त्री पुरुष अपेक्षा, इन्होंने कहा स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्या करती हैं, तो इसीलिए क्योंकि वह सामूहिक जीवन में पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। तो दुर्खिम मानते हैं स्त्री जो है पुरुषों से कम आत्महत्या करती हैं। इसका कारण यह है कि जो स्त्रियां होती हैं वह घर में रहती हैं और वह समाज में ज़्यादा अधिक उठती बैठती नहीं है या सामूहिक जीवन में पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। आगे दुर्खिम ने पाया कि स्वतंत्र विचारकों में सामूहिकता के अभाव पाया जाता है, इसलिए उनमें आत्महत्या की दर अधिक होती है। स्पष्टतः दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना है। इसका मूल कारण सामाजिक तथ्य है या सामाजिक घटना है होती है। तो दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया कि जो आत्महत्या है यह व्यक्तिगत न होकर एक सामाजिक घटना के रूप में है और जिसका कारण सामाजिक तथ्य होता है, अर्थात समाज में व्याप्त नियम कानून विचार आदि होते हैं। तीसरे स्तर पर दुर्खिम ने आत्महत्या को 3 भागों में बांटा है, जिसका मूल रूप से 3 सामाजिक तथ्य हैं। दुर्खिम के अनुसार 3 प्रकार की आत्महत्याएं क्रमशः अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और आदर्श विहीन आत्महत्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके पीछे 3 सामाजिक तथ्य क्रमशः अहमवाद, परार्थवाद एवं आदर्श विहीनता है। तो इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई, अहमवादी, परार्थवादी, आदर्श विहीन। इनके कारणों के रूप में उन्होंने अहमवाद, परार्थवाद एवं आदर्श विहीनता की चर्चा की है। इसके अलावा भी उन्होंने एक प्रकार की आत्महत्या का और उल्लेख किया जिसे इन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या कहा है। तो कुल मिलाकर इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याओं की बात की है, लेकिन प्रारंभिक रूप में इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक रूप से दुर्खिम ने कितने प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है, तो 3, और सिर्फ क्वेश्चन यह रहा है कि दुर्खिम ने कितने प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है, तो वहाँ पे 4। अहमवादी आत्महत्या क्या होता है की व्याख्या करते हुए दुर्खिम ने बताया इसका मूल कारण अहमवाद है। जब व्यक्ति या समूह या समाज से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है, जब व्यक्ति का समाज या समूह से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है, व्यक्ति स्वार्थ को, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को वह सर्वोपरि समझता है, उसे अहम या घमंड हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने समूह या समाज से अलग थलग महसूस करता है क्योंकि वह अहमवाद की भावना से ग्रस्त होता है। वह सोचने लगता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज नहीं कर सकता है और न ही उसके ऊपर समाज का कोई उत्तरदायित्व है। तो इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति के अंतर्गत अहम हो जाता है तो यह समझने लगता है कि व्यक्ति उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, न ही मेरा ही उसका खुद का कुछ समाज के प्रति दायित्व होता है। ऐसी स्थिति में वह निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम ने अपने मोनोग्राफिक अध्ययन के दौरान यह पाया कि अविवाहितों के बजाय विवाहितों पर अधिक उत्तरदायित्व होता है। अविवाहित व्यक्ति सामाजिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से ज़्यादा अलगाव महसूस करते हैं, अतः विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। ऐसा दुर्खिम ने निकाला है कि जो अविवाहित व्यक्ति होता है वह अपने आप को बहुत अलग महसूस करके ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्याएं विवाहितों की तुलना में अविवाहितों की जो है अधिक दर देखी जाती है। जैसे वर्तमान समाज में भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अविवाहित लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह दुर्खिम ने अन्य का निष्कर्ष था कि तलाक प्राप्त स्त्रियों की अपेक्षा तलाक प्राप्त मर्दों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, क्योंकि तलाक प्राप्त मर्दों में अनुशासनहीनता अधिक बढ़ जाती है। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति दूरी बढ़ जाने के कारण अहमवाद का विकास तेजी से होता है। और दुर्खिम का कहना है कि यह शांति के समय आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, जबकि युद्ध के समय इसमें कमी पाई जाती है। इन सब निष्कर्षों के आधार पर कहना है कि अहमवाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति समाज से संतुलन बिगड़ जाता है।
तो इन्होंने निष्कर्ष में यह निकाला कि जब व्यक्ति और समाज का सामंजस्य नहीं बैठता है, अर्थात जो व्यक्ति होता है वह अपने आप को समाज से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, तो इस स्थिति में वह आत्महत्या कर लेता है। अगला इन्होंने कहा परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या के आधार पर इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति समाज या समूह में इतना घुल जाता है कि वह अपने आप को समाज से अलग नहीं कर पाता, बल्कि सामाजिक हित को अपना हित समझता है और उसके अंतर्गत समाज के प्रति परार्थवाद की भावना का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह समाज या समूह पर विपत्ति आने पर अपनी जान दे देता है। इसे इन्होंने दूसरे शब्दों में परार्थवादी आत्महत्या के रूप में देखा है। दुर्खिम कहते हैं जब कोई व्यक्ति समाज के लिए अपनी हत्या करता है तो उस प्रकार की आत्महत्याओं को इन्होंने जो है परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखा है। जैसे इन्होंने कहा कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए हिंदू स्त्रियों का पति के साथ चिता में सती हो जाना परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है, तथा युद्ध के समय सैनिकों द्वारा दी गई आत्महत्या को दुर्खिम ने इस प्रकार की आत्महत्या माना है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, सैनिक है, उसे यह पता रहता है कि वह युद्ध में जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वह अपने समूह या समाज की रक्षा के लिए वहाँ पे जाता है और अपने खुद की इच्छा से मरता है, तो वह परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में इन्होंने रखा है। अगला तीसरे प्रकार की आत्महत्या इन्होंने बताते हुए कहा कि आदर्श विहीन आत्महत्या। इन्होंने कहा इसका मूल कारण समाज में जो है प्रतिमानहीन विहीनता की दशा होता है। किसी जन समुदाय द्वारा नियम तोड़कर नियम विहीनता की दशा उत्पन्न करना विसंगति कहलाती है, और विसंगति समाज की वह दशा है जहाँ नियमों का अभाव होता है। दुर्खिम का कहना है कि विसंगत की स्थिति में जब लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वह जो है आदर्श विहीन आत्महत्या या प्रतिमानहीनता आत्महत्या की श्रेणी में रखता है। जैसे अकाल एवं भूख से तड़पती जनता भोजन चाहती है पर नियमों को तोड़ देना चाहती है, और वह नियमों को तोड़ देना चाहती है, अंततः वह आत्महत्या कर लेती है, और यह नियम विहीन आत्महत्या होगी या प्रतिमानहीन आत्महत्या होगी। तो दुर्खिम ने उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति भूख से तड़पता है, उसे पता है कि आत्महत्या करना पाप है या आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा, फिर भी वह नियम को तोड़कर आत्महत्या कर लेता है। कारण क्योंकि वह भूखे मरने की अपेक्षा स्वयं से मर जाना बेहतर समझता है, वहाँ पर नियम विहीनता हो जाती है। इस प्रकार की आत्महत्या को इन्होंने प्रतिमानहीन या आदर्श विहीन आत्महत्या की श्रेणी में रखा है। इसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक गरीब पिता जब लड़की का दहेज न देने के कारण परेशानी और मजदूरी में व्याकुल होकर आत्महत्या कर लेता है, तो वहाँ पर नियम विहीन आत्महत्या होगा। अगला इन्होंने बताया कि भाग्यवादी आत्महत्या। इन्होंने कहा इसके लिए उत्तरदायी कारक अधिक नियंत्रण, आदर्श विहीनता, कठोर नियम पालन जैसे तंग होकर व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के लिए कोई स्त्री जो संतानहीन है और समाज में उसे दूसरे पुरुष से यौन संबंध स्थापित करने या गर्भधारण की इजाज़त नहीं देता है, ऐसी स्थिति में निसंतान जीने के बदले वह आत्महत्या कर लेती है। खास करके भारतीय समाज में उदाहरण के तौर पर अगर किसी को बच्चा नहीं है तो उसे महिलाएं इतना ताना मेहना मारती हैं जिस कारण वह तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। तो ऐसे को इन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखा है। इसी तरह कोई गुलाम जब मालिकों के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है तो वह इस श्रेणी का आत्महत्या कही जाएगी। उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्महत्या का जो सिद्धांत है वह समाजशास्त्री चिंतन के क्षेत्र में दुर्खिम का जो है महत्वपूर्ण देन है। दुर्खिम से पहले निराशा, मानसिक दुर्बलता आदि कारणों को ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना जाता था, परंतु दुर्खिम ने एक ऐसा तार्किक आधार प्रदान किया जिसने सभी पहले से प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करके आत्महत्या का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से दुर्खिम
ने यह सिद्ध किया कि सामाजिक समस्याएं और सामाजिक परिस्थितियों की देन है कि व्यक्ति की प्रतिछाया मात्र व्यक्ति वही करता है जो उसे समाज करने के लिए विवश करता है, और समाज से विवश होने के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। और इसके अलावा दुर्खीम की एक और अवधारणा है धर्म और समाज में दुर्खीम का क्या विचार है, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।